सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने पेडिग्री कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों अगर इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो होने वाला है और हमारा जो पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक चैप्टर और बचेगा, फिर एक चैप्टर और कंप्लीट करेंगे, फिर पूरा जो चैप्टर है वो तो खत्म ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो। अब हालांकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन चल रहा था, प्राइवेटाइजेशन चल रहा था, लेकिन भैया मैं आपको बता दूं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन मोटिव जो था वो था क्या, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और अल्टीमेट एम था। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जहां पे आपका ये लिबरलाइजेशन चल रहा था, प्राइवेटाइजेशन चल रहा था, लेकिन फाइनली लोग लीड किसको कर रहे थे, ग्लोबलाइजेशन। अब आप बोलोगे कि सर अब ग्लोबलाइजेशन के बारे में इतना बता रहे हो तो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, बता रहा हूं ना। देखो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, क्रिएशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। मैंने बताया आपको कि इकोनॉमी मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर रीजन में प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजप्शन होता है, उसे हम इकोनॉमी बोलते हैं। अब वही ग्लोबल इकोनॉमी मतलब क्या होता है, जहां पर आपकी अलग अलग कंट्रियों के बीच में क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर क्या होगा, कंजप्शन होगा, तो इसे हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अब अमेरिका में, अभी जैसे इंडिया क्या एक एग्रीकल्चर कंट्री है, सही बात है, और वहीं चलो सऊदी में बात कर लेते हैं। सऊदी में हमारा जो एग्रीकल्चर ये ग्रेन्स होते हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। अब यहां पे जान दो प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, सही बात है। अब प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। अब इंडिया से जो फूड ग्रेन्स है वो कहां जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और दुबई में जाके लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो कंजप्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। आईफोन की बात कर लेते हैं, आईफोन बनता कहीं और है, डिस्ट्रीब्यूट कहीं और होता है, और कंजप्शन कहीं और होता है। मतलब देखो ये जो ट्रेड होता है ना, ये ग्लोबल लेवल पे होता है। ये जो इकोनॉमी होती है वो एक कंट्री के बीच में रहती नहीं, ये आपके 2 3 4 कंट्रियों के बीच में होके क्या चीजें होती है। अभी जैसे आईफोन बनता है, असेंबलिंग जो होती है उसकी चाइना में होती है, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में होता है, फिर आपके अलग अलग जो कंट्रीज है वहां पे होता है, तो ये ग्लोबलाइजेशन होता है। ठीक है, और ग्लोबल इकोनॉमी इज अ बॉर्डरलेस इकोनॉमी हैविंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। अब आपने देखा है कई बार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अब ग्लोबल इकोनॉमी है ना, कि आज यहां पे इंडिया के कई सारे जो लोग हैं वो कहां जाते हैं, आपके यूएस जाते हैं, आपके यूके जाते हैं, क्या जॉब की तलाश में, आईटी सेक्टर्स में काम करने के लिए, सही बात। तो यहां पे क्या हो रहा है, लेबर सप्लाई हो रही कि नहीं हो रही, एक कंट्री से दूसरी कंट्री बीच में हो रहे हैं। अब कई बार तो ये भी होता है कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर जो लेक्चरर्स होते हैं या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहीं किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं या फिर कहीं पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, क्या लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को नॉलेज देने के लिए। तो ये क्या, ये सारी चीजें क्या होती है, आपकी एक ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, एक जो इकोनॉमी, जैसे इंडिया की इकोनॉमी है, ठीक है, अब यहां पे एक पूरी कंट्री क्या मिलजुल के काम कर रही है, ठीक है, अब उसे हम क्या करेंगे, दूसरी का बाकी सारी जो कंट्री है उनके साथ जोड़ देंगे, तो यहां पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है, यानी जुड़ रहा है वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे। अब यहां पे ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से सारे जो बैरियर्स है, मतलब जो रोक टोक होती है, वो सारे रोक टोक क्या निकल जाते हैं। अब मेजर्स बात करते हैं, मेजर्स टेकन फॉर ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहली चीज, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, नई इकोनॉमिक पॉलिसी आने से पहले बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, और साथ ही साथ जो टैरिफ रेट था, उस टैरिफ रेट पे भी क्या था, एक अच्छा खासा क्या था, आपके वैल्यू थी कि अगर आप गुड्स इंपोर्ट करें या फिर एक्सपोर्ट करें तो आपको इतना इतना क्या हर्जाना, इतना इतना क्या फी आपको पे करनी पड़ेगी। तो यहां पे लोग जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं किया करते थे, बट नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई, ग्लोबलाइजेशन आया, कंट्री ने क्या किया, टैरिफ रेट कम कर दिया, जो रेस्ट्रिक्शंस थे, जो बोलते ना रूल्स थे, वो रूल्स को भी थोड़े से क्या कम कर दिए। ठीक है, अब एनकरेजमेंट टू द फॉरेन कैपिटल। अब आपको पता है कि इंडिया सबसे पहली चीज कभी किसी को अलाउ नहीं करता था कि आप आओ हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करो, सही बात है, करता था, लेकिन कुछ लिमिटेशंस थी। बट अब यहां पे चीजें चेंज हो गई। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, जो दरवाजे थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के वो खोल दिए, सही बात है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो फॉरेनर्स थे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, वो अब क्या होने, अट्रैक्ट होने लगे क्या इंडिया में, क्या ये करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी, सही बात है। अब कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी मतलब रुपी को डॉलर में, डॉलर को रुपी में, ये कन्वर्जन जो था ये बहुत ही ज्यादा क्या सिंपल कर दिया गया। अभी पहले बहुत सारे रूल्स थे, पेपर वर्क था, लेकिन अब ऐसा नहीं। जितने भी करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, वहां पे रुपी इजिली डॉलर में और डॉलर इजिली रुपीज में क्या होता है, आप कन्वर्ट होना क्या शुरू हो चुका है। फॉरेन कोलैबोरेशन, आज आप देखोगे
कि हम देखते हैं कि कई सारी जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, आपकी कोलैबोरेशंस करती है। अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो स्टारबक्स और टाटा का, सही बात बोल रहा हूं ना, स्टारबक्स और टाटा का भी एक तरह का हमें कोलैबोरेशन देखने मिलता है। और उसके पहले अगर मैं बात करूं जैसे मारुति सुजुकी, मारुति वाज एन इंडियन बेस्ड कंपनी, बट सुजुकी जो था एक फॉरेन कंपनी था। सुजुकी क्या लेकर आया था, अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आया था, ठीक है। मारुति क्या कर रहा था, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दे रहा था। अब दोनों मिलकर क्या बना रहे थे, कार बना रहे थे। तो यहां पे दोनों को फायदा हो रहा था। हीरो और होंडा सेम चीज है, ठीक है। टाटा कोरस डील ऑफ आयरन एंड स्टील इन साउथ अफ्रीका। तो यहां पे इंडियन कंपनीज क्या होता है, फॉरेन कंपनीज के साथ क्या मर्ज होती है या फिर कोलैबोरेशन करती है, जहां पे दोनों को ही क्या होता है, फायदा होता है। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, अब कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए कि एक जो फॉरेन ट्रेड है कभी भी किसी नेशन के बीच में चल रहा है तो बहुत अच्छे से चले, तो यहां पे कुछ चेंजेस लाए गए थे। सबसे पहली चीज क्या थी, आपके पॉलिसी को बहुत लिबरलाइज कर दिया था, मतलब ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं। फिर जितने भी रेस्ट्रिक्शन थे फॉरेन ट्रेड पे उसको कम कर दिया था, और जो फॉरेन कोलैबोरेशन था उसको क्या बढ़ावा दिया जा रहा था। फिर क्या था, एनकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट। अब एग्जिम पॉलिसी क्या, एग्जिम पॉलिसी के मदद से क्या बहुत सारे जो इंसेंटिव्स थे एक्सपोर्टर्स को मिल रहे थे, जो एक्सपोर्ट करते। अब जितना एक्सपोर्ट करोगे वहां पे आपको फायदे उतने ज्यादा होंगे। ये सारी चीजें गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही थी। बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या क्रिएट किए जा रहे थे, जिसके मदद से क्या किया जा रहा था, आपके जो एक्सपोर्ट थे उसको बढ़ाया जाता था। बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यही, इनका काम ही यही हुआ करता था कि ज्यादा से ज्यादा वो ध्यान देके एक रीजन का जो एक्सपोर्ट है किस तरह से बढ़ाया जा सके। अब जब इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, तो क्या सारे मेजर अचीवमेंट्स हमने हासिल किए और क्या सारे मेजर प्रॉब्लम्स हमने फेलियर्स हमने रिसीव किए, वो सारी चीजें डिस्कस की। सबसे पहली चीज रिवॉल्यूशन इन आईटी सेक्टर, सही बात है। अब ग्लोबलाइजेशन आया तो उसने इंडिया में एक आईटी सेक्टर में रिवॉल्यूशन ही लाके रख दिया। आज अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब देश भर में कितना प्रोडक्शन होता है, कौन से सेक्टर कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है, जो हमें जीवीए से यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड से पता चलता है, ठीक है। और जीडीपी मतलब क्या होता है कि पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर में कितना देश ने प्रोड्यूस किया, उसकी वैल्यू क्या, उसको हमें क्या पता चलती है, ठीक है। तो वहां पे अगर हम जीवीए देखें तो सबसे मेजरली क्या आपका कंट्रीब्यूट करता है, आपकी टर्शियरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करती है। जीवीए क्या होता है, ऑलरेडी मैंने बताया कि जीडीपी में कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर कितना कर रहा है, टर्शियरी सेक्टर कर रहा है। तो हमने देखा है कि टर्शियरी सेक्टर मेजरली क्या करता है, ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो इंडिया के जो आईटी इंजीनियर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, उनकी जो डिमांड है फॉरेन कंट्रीज में बहुत है, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, दे हैव अ ह्यूज डिमांड, दे हैव अ ह्यूज क्रेज, ठीक है। फिर इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल फैसिलिटीज। अब हमने देखा कि पहले दो तरह की बैंक होती थी, वन इज योर पब्लिक बैंक, सेकंड वन वाज योर कोऑपरेटिव बैंक। बट इंडिया ने क्या किया, जब आपके एनईपी आई तो वहां पे फॉरेन बैंक्स को क्या भी अलाउ किया, भैया आओ आप क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। तो सेम चीज जो फाइनेंशियल सेक्टर था वो प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव बन गया था। अब वो क्या कर रहे थे, क्विक सर्विसेज दे रहे थे। कैसे, अगर आपको उधार लेना है तो आप क्रेडिट कार्ड से उधार ले सकते हो, ई बैंकिंग से आपको कुछ ट्रांजेक्शन करना है तो आप ई बैंकिंग से कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज थी वो इंप्रूव हो गई थी। वरना पहले लोग लाइन में लगते थे, इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था, इतनी फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। लेकिन आज चीजें बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। इंप्रूवमेंट इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड, सही बात है। अब ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं जो आपके इंडियन स्टूडेंट्स थे उनको मोटिवेट किया कि भैया आप ठीक है, आप इधर नहीं पढ़ पा रहे अच्छे से, यू कैन गो फॉर द फॉरेन स्टडीज, आप यूके जा सकते हो, आप यूएस जा सकते हो। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या जाते हैं, वो आपके यूके, यूएस, जर्मनी आपके ट्रैवल करते थे, किसके लिए, हायर स्टडीज के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए, जहां पे कहीं ना कहीं अगर बात करूं एक फ्लेक्सिबिलिटी क्या प्रोवाइड की गई है कि आप एजुकेशनल लोन्स इजिली ग्रैब कर सकते हो, ठीक है, स्कॉलरशिप अच्छे से ग्रैब कर सकते हो, और बाकी सारी जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज वो भी इजिली मिल जाती है। फिर आता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट भी बढ़ने लगा था। अब एक्सपोर्ट जो था कंसिडरेबली बढ़ रहा था। अब इंडिया सिर्फ आपके जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स ही नहीं एक्सपोर्ट करता, वो मशीन भी एक्सपोर्ट करता है, केमिकल्स भी एक्सपोर्ट करता है, कंप्यूटर्स भी एक्सपोर्ट करता है, इवन दो जो लेबर्स भी होते हैं वो भी आप क्या करते हैं, अब यहाँ से इंडिया से आपके फॉरेन नेशंस क्या भेजे जाते हैं, तो सर्विसेज भी क्या दी जाती है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। अब पहले क्या हुआ करता था, जो इंडियन फार्मर्स हुआ करते थे वो क्या उगाया करते थे, जो खाने पीने वाले जो फ्रूट्स दाल चावल यही सारी चीजें उगाया करते थे, और साथ ही साथ कैश क्रॉप यानी शुगर केन हो गया, ये सारी चीजें क्या उगाया करते हैं। बट जहां पे अब चीजें बदली तो यहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट थी वो अब क्या सामने आने लगी, तो कहीं ना कहीं जो फार्मर्स थे उनका क्रॉपिंग पैटर्न का चेंज हो गया। अब सिर्फ वो स्टेपल फूड्स या फिर कैश क्रॉप नहीं उगाते, अब वो ध्यान देते किस पे, हॉर्टिकल्चर पे भी,
फ्लोरी यानी फल फूल भी उगाते हैं, फिर उसके बाद मेडिसिनल प्लांट्स भी उगाते हैं, उसकी भी क्या खेती करना चालू की। क्योंकि अगर इन सब की चीज की अगर मैं बात करूं तो इनका एक बहुत ही बड़ा मार्केट अगर हम ग्लोबलाइजेशन लेवल पे देखें। और वहीं अगर मैं बात करूं तो इंडिया एक एग्री कंट्री है जहां पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे ये सारी चीजें आराम से क्या उगाई जा सकती है। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी, सही बात है। अब कहीं ना कहीं जब लिबरल इंपोर्ट हो गया, अब फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया में कुछ रॉ मटेरियल की क्या कमी पड़ रही है अब, लेकिन वहीं अफ्रीका है जहां पे ये जो रॉ मटेरियल है ये बहुत प्लेंटी लेवल पे क्या अवेलेबल है। तो अब ग्लोबलाइजेशन आ गया तो वहां पे अफ्रीका से क्या किया जा सकता है, इंडिया में से इंपोर्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो कमी है वो कमी क्या हो गई, बंद हो गई। समझ में आया। जैसे तेल की अगर बात करूं, तेल इंडिया में नहीं होता, वो हम फॉरेन कंट्री से मंगाते, फॉरेन नेशन से मंगाते, तो यहाँ पे स्कैर्सिटी नहीं, फॉरेन नेशन में फॉरेन नेशन से आप क्या करो, इंपोर्ट करो। क्लियर है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब मेजर फेलियर्स क्या था, लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। अब हम देखते हैं, अब जो कंट्री ग्लोबलाइजेशन में थी वो कभी भी आपकी सेल्फ सफिशिएंसी क्या आपके अडॉप्ट नहीं कर सकती फूड प्रोडक्शन के लिए। क्यों नहीं कर सकती, सबसे पहली चीज यहां पे ध्यान दो। अब यहां पे एक मैं बंदा हूं, ठीक है, जो फॉरेन ट्रेड करता है, और वैसे और भी बंदे होंगे जो फॉरेन ट्रेड करना पसंद करते होंगे। अब बीइंग अ फार्मर, मैं जो आपके ग्लोबल लेवल पे हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट्स की क्या बहुत ज्यादा क्या रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत ज्यादा डिमांड है। तो मैं भी सोचूंगा भाई डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई कम है, तो मैं प्रोड्यूस करना चाहूंगा। और ऐसे मेरे साथ मेरे जैसे कई सारे लोग होंगे जो ये सोचेंगे। जब ये सारी चीजें वो सोचेंगे तो वहां पे वो स्टेपल फूड और कैश क्रॉप्स क्या जो प्रोड्यूस करना, वो लिमिट प्रोड्यूस करेंगे। सही बात है। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं, बस इसमें ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, इसमें इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन उसमें इनकम कम है। तो वहां पे लोग क्या करेंगे, ये हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर क्या ज्यादा क्या करना, उगाना क्या पसंद करेंगे, कल्टीवेट करना क्या पसंद करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो आपके फूड क्रॉप्स है वो क्या होंगे, कम प्रोड्यूस होंगे, तो वहां पे सेल्फ सफिशिएंट हो पाएंगे नहीं। एडवर्स इफेक्ट ऑन द डोमेस्टिक मार्केट, सही बात है। अब ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से जो डोमेस्टिक मार्केट यानी जो लोकल मार्केट है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। कैसे? अब हमारे गुड्स अगर किसी और नेशन में एक्सपोर्ट हो रहे तो वही बात है ना भाई कि फॉरेन के जो गुड्स थे वो हमारी कंट्री में भी क्या इंपोर्ट होंगे कि नहीं इंपोर्ट होंगे। अब यहां पे अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इंडियन गुड्स और फॉरेन गुड्स में फर्क क्या आता है। फॉरेन गुड्स में फर्क क्या आता है कि फॉरेन गुड्स जो होते हैं वो आपकी चीप क्या होता है, चीप प्राइस के होते हैं। जैसे चाइना के प्रोडक्ट्स होते हैं, चाइना के प्रोडक्ट्स अगर इंडियन प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में अगर करूं तो बहुत ही सस्ते मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनकी बड़ी क्वांटिटी में क्या होती है आपकी प्रोड्यूस होती है, और इस वजह से क्या होता है कि उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है। और मैं एक कंज्यूमर हूं, कोई और एक कंज्यूमर, तो बट ऑब्वियस सी बात है वो हमेशा क्या सोचेगा, सस्ते में अच्छा मिल जाए, चीप में अच्छी क्वालिटी मिल जाए, यही सोचेगा। तो इसकी वजह से जो आपकी जो लोकल ट्रेडर्स होंगे उन पे इफेक्ट गिरेगा और वो उनकी ट्रेड अच्छी खासी नहीं हो पाएगी और डोमेस्टिक मार्केट पे अच्छा असर पड़ेगा। अफेक्ट्स पुअर फार्मर, सही बात है। अब जो बेनिफिट है ग्लोबलाइजेशन का वो कौन एंजॉय कर सकता है, सिर्फ जो बड़े बड़े फार्मर्स है, रिच फार्मर्स है, वो एंजॉय कर सकते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पुअर फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, वो ये चीजों का फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना लैंड नहीं होता, इतनी चीजें नहीं होती कि वो आपकी जो फॉरेन डिमांड से, ग्लोबल लेवल पे जो डिमांड है उसको फुलफिल कर पाए दोस्तों। सही बात है। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब वो उन पे कोई ध्यान नहीं देगा। ठीक है। अब उन पे कोई ध्यान नहीं देगा और वो कंपटीशन क्या फेस नहीं कर पाएंगे। जब कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगे तो उनको बोला जाएगा कि उनके लैंड बेच दो, क्योंकि कर्जे में डूबे रहेंगे, उनकी चीजें कोई खरीदेगा ही नहीं। हमने देखा ना हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में प्रॉफिटेबल मार्जिन बहुत है, बट स्टेपल गुड्स में प्रॉफिटेबल मार्जिन नहीं है, बहुत कम मिलता है। क्लियर हो गया। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी उनके लिए, तो उनको बेचना पड़ेगा। फिर दूसरा क्या, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। अब जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स है वो आपके जो मल्टीनेशनल कंपनीज का कंपटीशन फेस नहीं कर पाते। ठीक है। अब कहीं ना कहीं क्यों नहीं फेस कर पाते, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है प्रोडक्ट्स एक हाई लेवल पे बनाती है, उनकी जो कॉस्टिंग होती है कम होती है, क्योंकि वो बड़े लेवल पे करते हैं, बहुत सारे एक्सपर्टीज होते हैं जो क्या करते हैं, चीजों को मैनेज करते, चीजों को हैंडल करते। बट यहां पे अगर मैं बात करूं तो इंडियन के जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इसको शायद फेस नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं अब जब फेस नहीं कर पाएंगे तो इनकम नहीं हो, उतना प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्शन करेंगे तो जो कॉस्ट होगा वो ज्यादा होगा, जब कॉस्ट ज्यादा होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, और जब लोग खरीदेंगे नहीं तो उनकी जो यूनिट्स हो जाएंगी वो क्या हो जाएगी, सिक यूनिट्स में क्या डिक्लेयर हो जाएंगी। तेने वीडियो आया सिक यूनिट्स में क्या हो जाएगी, डिक्लेयर हो जाएगी। समझ में आ गया। अब 6 यूनिट्स में डिक्लेयर हो जाएगी तो बट ऑब्वियसली बात है उनको जो कंपनीज है वो क्या बंद करनी पड़ेगी। फिर क्या, नेग्लेक्ट वेलफेयर एस्पेक्ट। अब जो प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन अगर मैं बात करूं तो उसमें हर चीज में प्राइवेटाइजेशन,
हेल्थ को लेकर हुआ है, कम्युनिकेशन को लेकर हुआ है, एजुकेशन को लेकर हुआ है। अब जहां वो पब्लिक सेक्टर हुआ करता था तो गवर्नमेंट मेजरली फोकस किया करती थी कि लोगों को सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड की जाए, बट प्राइवेटाइजेशन में ऐसा नहीं होता। वो हमेशा अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए करते हैं। वो क्वालिटी तो प्रोवाइड करते, नो डाउट, बट वो हमेशा अपने प्रॉफिट को लेकर ध्यान रखें। एजुकेशन में ही अगर बात करूं तो आज फीस बहुत लाखों में, करोड़ों में लोग फीस चार्ज करते, ठीक है। तो इसकी वजह से जो वेलफेयर एस्पेक्ट है वो निगलेक्ट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज है वो क्या हो गई, बंद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन फेस नहीं कर पा रहे मल्टीनेशनल कंपनीज का। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो आपके इंडियन कंपनीज में जो लोग थे वो क्या हो गए, वो अनएम्प्लॉयड हो गए। समझ में आ गया, उनको जॉब अच्छे से मिल नहीं पाई, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको चीजें अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए करा सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।